इसके अलावा अगर नॉइज और पे कुछ आ रहा है तो बताइए। सर हाँ आवाज बोलो। आ रही वो अलग हो। बातें की थी वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, कि वेरिएबल्स जो है डाइकोटोमस, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो दो वैल्यू ले सकते हैं। तो दो वैल्यू ले सकते हैं, दो वैल्यू में हम लोगों ने आज हम लोग बातें करेंगे डाइकोटोमी के बारे में, कि दो वैल्यू जो लेते हैं। पॉलीटोमस वेरिएबल के बारे में भी हमने बात की, जो दो से ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है ना, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो अब हम लोग देखे थे डाइकोटोमस के बारे में और पॉलीटोमस, ठीक है। हम लोग डाइकोटोमस और पॉलीटोमस। डाइकोटोमस डाई है इसमें, यानी कि दो, ठीक है, और पॉलीटोमस मतलब दो से ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब इसमें भी क्या होता है ना, कि डाइकोटोमस या पॉलीटोमस होता है, दोनों को दो पार्ट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, चाहे डाइकोटोमी हो चाहे पॉलीटोमी हो, इसीलिए दोनों को मिला करके हम कह रहे हैं रियल और आर्बिट्रेरी। रियल को ट्रू भी बोलते हैं और आर्बिट्रेरी को फॉल्स या फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स या फोर्स्ड, ठीक है। ज्यादातर आपको फॉल्स मिलेगा, फॉल्स नहीं भी मिलेगा, कहीं फोर्स्ड भी मिल सकता है, कहीं फॉल्स भी मिल सकता है। तो अब समझना है कि ये दोनों क्या है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीजी के एग्जाम्स में या पैट के एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसे जगहों पे पूछा जा सकता है जहाँ पे ये कहा जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा रियल डाइकोटोमी का एग्जाम्पल है और कौन सा आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी का या आर्बिट्रेरी पॉलीटोमी का एग्जाम्पल है। तो अब जैसे हम लोगों ने बात किया कि जब डाइकोटोमस और पॉलीटोमस की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं? वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं ना। ये वेरिएबल का नेचर है, डाइकोटोमस होना या पॉलीटोमस होना। तो अब रियल क्या है और आर्बिट्रेरी क्या है? रियल वो है जो प्रकृति में पाई जाती है, जिसको आपने नहीं बनाया है या किसी रिसर्चर में नहीं बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम मानते हैं वेरिएबल, ऐसा क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है। जैसे जेंडर एक वेरिएबल है, मेल होगा फीमेल होगा। हम लोग ओल्ड कंसेप्ट ऑफ जेंडर की बात की है तो वो एक डाइकोटोमस वेरिएबल था। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जेंडर की बात करें तो पॉलीटोमस वेरिएबल आता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो वो क्या है? डाइकोटोमस है, या तो एम्प्लॉयड होगा व्यक्ति या तो अनएम्प्लॉयड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल और आर्बिट्रेरी की बात क्या आती है? जहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब है, ये एक आर्बिट्रेरी जो शब्द है ये आया है आर्बिट्रेशन वर्ड से। आर्बिट्रेरी का मतलब सुन के लगता है कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होता। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का नजदीक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, समझने के लिहाज से थाउट, ठीक है, थिंकिंग या प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ? सोचा गया, है ना, तय किया गया, माना गया, बनाया गया। तो आर्बिट्रेरी पॉलिटोमी यानी कि जहां पे मानदंड जो है बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग इसीलिए है क्योंकि हमने एक सेपरेटर वहां पर प्लेस किया है, हमने एक विभाजक वहां पे प्लेस किया है जो कि विभाजन करता है। अगर उस विभाजन को हटा दिया जाए तो फिर जो है ना, वो उसका इतना अलग अलग डिस्टिंक्ट जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे पास मार्क्स, एग्जाम अगर हुआ तो एग्जाम हुआ तो क्या हुआ कि बच्चों ने एग्जाम दिया और कुछ बच्चे पास मार्क्स के नीचे आए, कुछ बच्चे पास मार्क्स के ऊपर आए। तो अब देख के ये लग रहा है कि डाइकोटोमस वैल्यू जो है, अगर आप ये देख रहे हैं कि स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जामिनेशन, इधर फेल और पास, तो क्या लग रहा है कि डाइकोटोमस है, ठीक है, बिल्कुल डाइकोटोमस है। लगना क्या है?
लेकिन रियल डाइकोटोमी है या फिर आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी है? तो आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी है। क्यों? क्योंकि हमने तय किया है मानदंड। ये जो लकीर थी इस पार या उस पार कि वेरिएबल का जो वैल्यू तय होगा वो क्या गया है, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू गया। आर्बिट्रेशन मतलब थिंकिंग, डूइंग, एक्शन, मतलब कि हमारे इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जब हमारे इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, जब आर्बिट्रेशन के द्वारा डाइकोटोमस, कोई भी डाइकोटोमस हो या पॉलीटोमस हो, उनके वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट कहे जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी या आर्बिट्रेरी पॉलीटोमी। दोनों केस में, डाइकोटोमी के केस में डाइकोटोमी कहेंगे, पॉलीटोमी के केस में क्रमशः पॉलीटोमी कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई है समझने में तो बताइए, फिर से रिपीट करेंगे। आर्बिट्रेरी को फिर से रिपीट कीजिए। आर्बिट्रेरी का सरल सा अर्थ आप समझ सकते हैं, तय किया गया या सोचा गया। तो अब तय कौन करेगा? कोई व्यक्ति ही तय करेगा, यानी कि प्राकृतिक रूप से, है ना, वो चीज वहां पे बाउंड्री जो है वो नहीं है, बाउंड्री हमने तय की है। जैसे पास और फेल की बाउंड्री हम लोग तय करते हैं। तो अब आप अगर पूछेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं कि स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन फाइनल एग्जाम, ठीक है, तो या तो पास या तो फेल, दो वैल्यूज आएंगे। क्लियर है? डाइकोटोमस दिख रहा है, दो वैल्यू है तो। लेकिन क्या वो रियल डाइकोटोमी है या फिर आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी? आर्बिट्रेरी को आप इम्पोज्ड भी कह सकते हैं एक तरीके से, इसीलिए इसको फोर्स्ड भी कहा गया है कि ये हमने लागू किया है, कि हमारे कारण से ये दो भागों में बटा। ठीक है, अगर हम अपना स्टैंडर्ड हटा दें या चेंज कर दें तो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन रियल जो होते हैं, रियल डाइकोटोमी या पॉलीटोमी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जो उसके विभाजन का जो बीच में सेपरेटर है, जो विभाजक है ना, उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति से मौजूद होता है। जैसे ओल्ड कंसेप्ट ऑफ जेंडर की बात करते हैं, तो आप नहीं उसको हटा सकते। ठीक है, प्रकृति ने हमें या तो मेल बनाया है या तो फीमेल बनाया है, उसमें आप कुछ ये नहीं कर सकते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जेंडर की बात करें, जो आमतौर पे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। तो ये चीज हो गई। अब जैसे आम आप लिए, ठीक है, मैंगो है, अब मैंगो खट्टा है या मीठा है, तो इसका जो है, मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल पे वो वेरिएबल है टेस्ट ऑफ मैंगो, ठीक है, ये रखिए। अब देखिए ये कैसा वेरिएबल लग रहा है टेस्ट ऑफ मैंगो में, क्या इसमें साइंटिफिक स्कोप के लिए जगह लग रहा है आप लोगों को? कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति कहेगा खट्टा है, कोई कहेगा दो बहुत मीठा है, कोई कहेगा नहीं मिठाई ये नहीं पानी वाला है। तो ये क्या हो गया कि इसमें जो है ना, इस वेरिएबल का साइंटिफिक वैल्यू हम लोग को नहीं निकलेगा। तो साइंटिफिक वैल्यू कैसे निकलेगा? मेथड है ना भाई। अब कितना मीठा है उसका एक ग्राम उठाएंगे, देखेंगे उसमें शुगर कितना है प्रेजेंट, बस केमिकल मेथड यूज करेंगे, देखेंगे कितना ग्राम शुगर उसमें प्रेजेंट है, पता चल गया मीठा है कि नहीं है। तो मेथड तो है। तो हम लोग उस मेथड तक, ऑब्वियस है कि जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस मेथड तक पहुंचेंगे। देख के लग रहा है कि ऐसा कोई मेथड नहीं है, अनसाइंटिफिक है, पर मेथड है। तो उस मेथड तक हम लोगों ने पहुंचा कि मैंगो को डिसाइड करना है क्या। तो मान लीजिए कि स्वीटनेस ऑफ मैंगो मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में स्वीटनेस ऑफ मैंगो मेरा वेरिएबल हो गया। तो स्वीटनेस ऑफ मैंगो को जो डिफाइन किया जाएगा, ये थोड़ा इसके पीछे जा रहे हैं, तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? ये ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ मैंगो, यही होगा ना, कि कितना ऑलरेडी उसमें शुगर प्रेजेंट है, जो फ्रुक्टोज होता है एक्चुअली उसमें शुगर, तो वो कितना प्रेजेंट है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मैंगो स्वीट है या वो चीज़ है, न कि रेस्पॉन्स पे। तो अब ये जो है स्वीटनेस, या फिर ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो स्वीटनेस की वैल्यू आएगी, ये डिस्क्रीट आएगी या कंटिन्यूअस आएगी? डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कंटिन्यूअस मतलब कुछ भी आ सकता है लगातार, आप उसको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है ना। अगर उसका हम ये बना दें कि 0.1 ग्राम है, 0.1 ग्राम है, 100 ग्राम है, 0.2 ग्राम है, 0.4 ग्राम है, सब न, कुछ भी आ सकता है। तो वहां पे क्या है कि डिस्टिंक्शन नहीं है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा, वहीं पर ना प्रश्न आएगा कि डाइकोटोमी है कि पॉलीटोमी है, एकदम वैल्यू अलग अलग हो सकता है। हम लोग कॉमन अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को छोड़ दें, अगर नॉर्मल नॉर्मल बात करें, हाँ मतलब क्या बोले कि साइंस को पूरा ये चीज कर दिए, हटा दिए साइंटिफिक मेथड को,
और फील कर रहे हैं कि लॉजिकल है। 4 आदमी को खड़ा किए और चारों से पूछे बताओ ये मैंगो मीठा है कि खट्टा है, सबका रिस्पॉन्स ले लिए। ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि हाँ भाई सर्वे कर लिया आदमी, ये निकल गया, पर क्या उसकी वैज्ञानिकता रहेगी? नहीं रहेगी। वो आपका मेथड ही गलत था ना, आपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को चुना जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चीज है। तो आपने एक्चुअली में स्वीटनेस ऑफ मैंगो नहीं चेक किया। ठीक है, आपका वेरिएबल स्वीटनेस ऑफ मैंगो नहीं रहा, आपका वेरिएबल रहा परसेप्शन ऑफ स्वीटनेस ऑफ मैंगो इन डिफरेंट पीपल। यानी आपका वेरिएबल चेंज हो गया, स्वीटनेस ऑफ मैंगो से उस मैंगो के स्वीटनेस के परसेप्शन पे आप चले गए। समझ रहे हैं? तो ये बारीकी देखना जरूरी है कि हम जो नाप रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं वही नाप रहे हैं और उसका जो मेथड है वही लगाए। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? एक तरफ आप व्यक्ति के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एक समाज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हर व्यक्ति, और हमने 100 लोगों का सैंपल लिया, सबको एक मैंगो चखाया, किसी ने मीठा बोला, किसी ने खट्टा बोला, तो ज्यादातर लोगों का क्या है ऐसे, मतलब कोई आम का वेराइटी है उसको लोग कैसा समझते हैं, ज्यादातर लोगों का क्या है। तो आपने क्या किया, एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया, आपने एक सर्वे बनाया और उस सर्वे में आपने परसेप्शन ऑफ स्वीटनेस ऑफ मैंगो पे काम किया। तो ये क्लियर आ रहा है ना सबको, परसेप्शन ऑफ स्वीटनेस ऑफ मैंगो? क्योंकि इसको हिंदी में कैसे बोले थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। अगर ठीक है तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर सोचते हैं। ठीक है सर। हाँ, यानी कि मैंगो के मिठास का बोध, मेरा जो वेरिएबल था वो मैंगो के मिठास का बोध हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा वेरिएबल क्या होना चाहिए? मैंगो का मिठास होना चाहिए, ना कि उसका बोध कैसे कर रहे हैं लोग। तो इसी तरीके से क्या है, काफी सतर्कता के साथ हमें चीजों को देखना होगा। अब देखिए दोनों केस में दो व्यक्ति था, एक ने बारीकी से नहीं देखा मैंगो के बारे में, ऐसे उसने सोचा कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं, तो उसको लग रहा है कि मैंगो का स्वीटनेस जो है आर्बिट्रेरी, मैंगो का स्वीटनेस का जो वेरिएबल है वो डाइकोटोमस है, या तो मीठा है या तो खट्टा है, उसके हिसाब से चलिए। तो उसको लग रहा है कि ये क्या है, रियल डाइकोटोमी है, क्योंकि मीठा और खट्टा को हम लोग उसमें इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके मानदंड के साथ हेर फेर नहीं कर रहे हैं। अगर मीठा है तो मीठा है और अगर खट्टा है तो खट्टा है। तो दो डिजाइन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि साइंटिफिक वे में जब हम लोग प्रॉपर, हम लोगों ने जिस चीज को करना था तो हमने पाया कि ये वेरिएबल तो कंटिन्यूअस था, लेकिन जहाँ पे साइंटिफिक मॉडल में थोड़ी सी कमी थी, लग रहा था कि साइंटिफिक है, ऐसे ऐसे है, पर नहीं था। तो वहां पे क्या हो गया कि वहां पे हमें लगा कि वेरिएबल डाइकोटोमस है। तो समझिए कि कितना जरूरी है फूक फूक कर कदम रखना और बारीकी और स्थिरता से इस चीज को करना या पढ़ना या समझना। नेट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़ा पैराग्राफ टाइप के होते हैं, उसमें लिखा होता है, वो आपसे समझने की ही रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप समझे उस स्थिति को और उसके मुताबिक आंसर करें। तो इसीलिए हम लोग को चीजों को कवर करने की अपेक्षा चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, क्या अच्छा मतलब कहाँ पे सही है कहाँ पे सही नहीं है, ये चीज देखना। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है रियल डाइकोटोमी और आर्बिट्रेरी डाइकोटोमी में? नहीं दिक्कत है तो अपने साइड से दोनों का एक एक एग्जांपल दीजिए हमको आप लोग, ताकि हम आर्बिट्रेरी और पॉलीटोमस में ये एज का एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस हो गया ना फिर। लेकिन एज के बारे में ना, आप एज को कैसे स्कोरिंग कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि इतना दिन, क्या बोलते हैं कि इतने ईयर्स, इतने मंथ, इतने डे, इतने आवर्स, तब तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आप अगर प्रॉपर उसको क्लास इंटरवल टाइप के वे में कर रहे हैं कि ईयर्स को केवल ले रहे हैं, तब तो वो जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होगा कि डिस्क्रीट हो जाएगा, है ना। तो आप उसको अपने इस्तेमाल के हिसाब से कैसा यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। तो आपने अगर डिस्क्रीट बनाया और एक मान लीजिए कि गैप रखा, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आर्बिट्रेरी है या रियल है, अगर आपको गैप साफ साफ दिख रहा है तो आर्बिट्रेरी। देन मान लीजिए कि आपने एज को दशकों में डिवाइड कर दिया, पीढ़ियों में, है ना, कि इतने से इतने दशक के बीच पैदा हुआ व्यक्ति, तो वहां पे आपने क्या किया
कि आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएशन लगाया, आपने अपनी इच्छा के अनुसार से एक विभाजक खड़ा किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि सालाना के हिसाब से रखते हैं तो आप उसको रियल भी कह सकते हैं कि हाँ एज के हिसाब से एक रियल पॉलिटोमी है वेरिएबल में। ठीक है, और कोई बताएगा? क्या कशा बताएंगे दोनों का एग्जाम्पल कुछ सोच के? नहीं समझ में आ रहा सर, क्या एग्जांपल दे। अच्छा ठीक है, जब ध्यान आएगा तो आप कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है? लेकिन खोजिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो अभी तो ढूंढना नहीं है, ठीक ना? बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि थोड़ा देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में, ठीक है? आज की क्लास का शीर्षक यही है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। पहले भी हम लोग थोड़ा इस पे चर्चा किए ही थे, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। सर वो निखत जो है ना ज्वाइन नहीं हो पा रही है, वही मैसेज करे था अभी। एक बार बोलिए ना नेट ऑन ऑफ करके, क्योंकि हमको तो यहाँ कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है, स्क्रीन पे सामने ही है। मतलब फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके फिर से ट्राई करें। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। तो हम लोग बहुत क्लियर जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोग बार बार सुने हैं कि दो वेरिएबल का हम लोग नाम सुनते हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल and second one is independent variable. अब देखिए क्या है कि डिपेंडेंट नाम से ही पता चलता है कि निर्भर है किसी के ऊपर, और इंडिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्र है। तो इसको तो स्वतंत्र चर कहते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? आश्रित चर कहते हैं शायद। हाँ, आश्रित चर कहते हैं, ये भी लिख देते हैं। क्योंकि ये, अरे यार हिंदी लिखने का इतना आदत छूट गया है मेरा। आश्रित चर, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर। तो आश्रित चर और स्वतंत्र चर का क्या हिसाब है? आश्रित चर नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वो अपने वैल्यू के लिए किसी पे आश्रित है, मतलब किसी का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ घट सकता है। स्वतंत्र चर का मतलब क्या है कि वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हो सकता है कि कोई आश्रित हो जाए, इसके वैल्यू बढ़े घटे तो अगले को दिक्कत हो सकता है। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल है आश्रित चर के ऊपर, ठीक है? एक मतलब थोड़ा फनी वे में हम एग्जांपल दे रहे हैं कि दो व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? एक का मूड अप डाउन होगा, दूसरे को प्रभावित होगा, दूसरे का अप डाउन होगा, एक प्रभावित होगा। ये तो भी चलिए कॉमन सी बात। लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के जोड़े को देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसके मूवमेंट से चेंज हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम है, ठीक है? जो भी चीज है एकदम मतलब यूजुअली कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, ठीक है? वो मतलब ही वियर्स हिज हर्ट ऑन स्लीव, वो एकदम खुले दिल का व्यक्ति है, कुछ मन में नहीं रखता, जो रहता है मुंह पे और बोल देता है एकदम आराम से। ऑब्वियस है कि जगह देख के ही बोलेगा, पर वो एकदम स्पष्टवादी है, ठीक है? साफ सुथरा जैसा है, बोल देता है कुछ 6-5 नहीं। अब वो चीज हो गई कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंस की भी एक सीमा होती है, ठीक है? एक गरिमा होती है। आप सीमा के बाहर अगर इंडिपेंडेंट है, गरिमा के बाहर इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या होता है? वो लुच्चापन के काउंट में आता है, ठीक है?
चौक पे खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, चौक पे खड़े हो रहे बात कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में है, पार्क में है, रेलवे स्टेशन में है, चारों वो दोस्त है तो माँ बहन वर्ड का यूज कर रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका जो ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस है ये क्या करेगा, आपको मुसीबत में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छी सम्रांत फैमिली हो और वहाँ कोई दबंग टाइप का आदमी हो और वहाँ पे उस तरीके से कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अनप्लीजेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति थे एक्स और वाई, एक्स ने वाई को गाली दी, ठीक है, एक्स बहुत ज्यादा स्वतंत्र समझ रहा था अपने आप को, एक्स ने वाई को गाली दी और वाई ने एक्स को धुन दिया, ठीक है। तो वाई क्या था, वाई आश्रित चर था, उसका धुनना डिपेंडेंट था इस बात के ऊपर कि एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स ने क्या किया, एक्स ने गाली दी, वाई ने तमाचा दिया, ठीक है। तो वाई हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सरलता से इसको हम लोग समझ सकते हैं। आगे और भी चीज है, इसको और भी गहराई से हम लोग देखेंगे समझेंगे, पर समझने का ये चीज बहुत ही सही है कि जिसने गाली दी वो इंडिपेंडेंट, जिसने तमाचा मारा वो डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से देख रहे हैं कि कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है हम लोग को मोटा मोटा सा देखने के लिए मिल रहा है, पर कई बार कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं होकर के कोरिलेशन का रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोरिलेशन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोरिलेशन नॉट इज इक्वल टू कॉजेशन, कोरिलेशन नॉट इक्वल टू कॉजेशन। लग सकता है, हो भी सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही। कॉजेशन का मतलब है कारण, ठीक है। जैसे देखा गया कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कोरिलेशन, हाँ, दिसंबर में जो लोग ज्यादा मतलब ठंडे पदार्थों का, कोल्ड ड्रिंक्स का, आइसक्रीम का सेवन कर रहे थे उन लोगों में सर्दी ज्यादा पाई गई। तो अब ये चीज जो है देखा गया कि नहीं, ये वो लोग इन्फ्लुएंजा के ज्यादा शिकार हुए, फ्लू, सर्दी, खांसी, छींक उनमें ज्यादा देखा गया। तो अब इसको देख के ना ये बहुत सरलता से हम लोग, हाँ अभी आया निखत का रिक्वेस्ट, तो इसको लेकर के हम लोग काफी सरलता से ये अंदाजा लगा सकते हैं और लगाते भी हैं कि हाँ ठंडा पिया था, आइसक्रीम खाया था, तब ना सर्दी हुआ। तो हमको लग रहा है कि दो वेरिएबल है, एक है ना, एक एक्स वेरिएबल है जो बढ़ रहा है यानी ठंडे पदार्थों का सेवन, दूसरा वाई वेरिएबल है जो बढ़ रहा है, उसके साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, ठीक है। तो हम लोग कितने आराम से ये जो है ना कारण संबंध बना लेते हैं कि ओ ठंडे पदार्थों का सेवन किया, दही खाया, केला खाया, ये खाया, इसीलिए तो सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को देखना था कि नहीं दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक के कारण दूसरा हो। जब तक हमको पर्याप्त प्रमाण न मिलेगा तब तक हम उसको काउजेशन नहीं बताएंगे, हम एक क्या कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन में है दोनों चीज, ये इसका कारण नहीं है। घर में क्लेश का भी बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग कोरिलेशन और कॉजेशन का अंतर नहीं समझते। लोगों को लगता है कि एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो उस चीजों को काउज कर रही है, बट हो सकता है कि कारण कुछ और हो। जो रिसर्च है या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो आपके जीवन के हर डोमेन में लगता है, ठीक है, किचन से लेके आपके परिवार से लेकर के, है ना, घर से लेकर के, सोशल लाइफ से लेके, ये ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसा दृष्टिकोण है जो हर जगह लग सकता है। और जो व्यक्ति इसको जितने अच्छे से तटस्थता से समझेगा वो उतने सुकून से रहेगा भी और मतलब मुश्किल हालातों में अच्छे निर्णय ले पाएगा और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएगा। हालांकि इस बात की आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए अगर रिसर्च मेथड पढ़ के एकदम, है ना, एकदम तार का तार एकदम निकाल के आप चीज़ों को देख पा रहे हैं और वो कर पा रहे हैं, तो आपको कोई बात समझ भी पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। एकदम गारंटी के साथ रख लीजिए कि कभी नहीं होगा। आपका पार्टनर हो या मदर फादर हो या भाई बहन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि रिसर्च और साइंस एक फ्रेम ऑफ माइंड है, ठीक है, वो आपका माइंड प्रमोटेड हो चुका है। फिर आप धीरे धीरे ऐसे होते जाइए कि आपकी सूझबूझ लोगों को समझ में नहीं आएगी, काम आ सकती है बस, वो समझा नहीं सकते आप किसी को कि ऐसे। इन जनरल जब तक
वो खुद ऐसी चीजों में ना हो इन्वॉल्व या इंटरेस्ट रखे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉजेशन कोरिलेशन नहीं होता है, कॉज करे कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? हो सकता है अब कॉजेशन, सर आप बोले कि दोनों एक साथ बढ़ रहा है तो कॉज इसका नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम का जो है कारण ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं है, तो और क्या हो सकता है? देखेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये हो सकता है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम का स्टेटस जो है, इम्यून तो सिस्टम तो कुछ होता ही नहीं है शरीर में, एक्चुअली में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम एक वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। तो वो चीज उसका सही से बुलंद ना काम कर रहा हो, या फिर बदलते सीजन के साथ जिन हैबिट्स को चेंज करना था उसको अडॉप्ट करने में टाइम लग गया। जैसे जैसे सीजन बढ़ता है अगस्त के बाद, क्या होता है कि लेयर बाय लेयर हम लोग के कपड़े थोड़े थोड़े बदलने चाहिए। सितंबर के बाद अब अक्टूबर आए तो एक थिन लेयर ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास थिन लेयर नहीं है, आपके पास लेयर अगर है तो मोटा ही लेयर है, तो आप क्या करेंगे? मोटा लेयर तो पहनेंगे नहीं, गर्मी लगेगा, तो फिर आप उसी में काम चला लेंगे कि हाँ चलो ठीक है। फिर वेदर चेंज हुआ, आपका शरीर एडजस्ट नहीं किया, इम्यूनिटी डाउन हुई, हो गया गड़बड़, ठीक है। आप थिक लेयर के तब तक आने का वेट करेंगे, तब तक आपको स्ट्राइक कर चुका होगा। कई बार हम लोग को हैबिट के कारण, चूंकि महीनों तक हैबिट वो रहती है, तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि डिहाइड्रेटेड है या फिर कितने लेयर की जरूरत है। तो ये चीजें भी होती है। अब डिपेंड करता है आपके सेंसिटिविटी पे भी। कई लोगों को हम ऐसे देखें कि सर्दी जुकाम बुखार से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई थोड़ा शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता है, छाती को गर्म रखना है, हेड को गर्म रखना है, गले को गर्म रखना है, ताकि कफ ना हो, एक प्रॉपर मेंटेन रहे। कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, कभी कभी जैसे मेरी है, तो इन सब करने के बावजूद भी फीवर है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज का जो कारण है, कारण संबंध है, वो एक अलग बात है, उसका इन्वेस्टिगेशन एक अलग डोमेन है, वो पूर्णतः अलग चीज है। और किसी भी चीज का कोरिलेशन मतलब आपसी जो संबंध है, एक के साथ वो बढ़ रहा है पॉजिटिव या एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ये अलग चीज है। जब भी हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे या चीजों को देखेंगे, तो हम लोगों को इस कॉमन फैलेसी, फैलेसी किसको कहते हैं? फेल करने का एक, समझिए कि जैसे नहीं कहते फेल करना, कोई फेल कर गया उसको फैलेसी कहते हैं। फेल करने का जो इवेंट है, जो वर्ब है, उसको हम लोग फैलेसी कहते हैं। तो ऐसी फैलेसीज में नहीं पढ़ना है हम लोगों को कि कोरिलेशन कॉजेशन ये वो जो नॉर्मल आप लोग देखते होंगे न्यूज के डिबेट में या ऐसे वैसे। हम तो जब भी कभी न्यूज का डिबेट देखते हैं तो हमको इतना हंसी आता है कि उसमें केवल और केवल लॉजिक की हत्या होती है और फैलेसीज होता है, और लोग ताली बजा रहे थे कि वाह क्या लॉजिक मारा है, क्या लॉजिक मारा है। भाई एक भी लॉजिक सही नहीं होता, उसमें लॉजिक तो रहता ही नहीं है कहीं भी। बस आप उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लगेगा कि वाह, दिस टेलीविजन डिबेट को लोग डिबेट बोल रहे हैं, वो डिबेट है ही नहीं है, वो केवल जो है ना बकथोतरी है। तो तो यही चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरिलेशन नॉट इक्वल टू कॉजेशन। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है, शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि हम लोग का ब्रेन ही उस वे में वायर्ड है, उस वे में ही हम लोग पले बढ़े हैं और चीज़ों को देखे हैं कि हम लोग इस ट्रैप में फंसने के लिए बहुत इजी हैं। अगर हम किसी मॉडल को बनाते हैं रिसर्च का, है ना, या एक डिज़ाइन बनाते हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आपको एक बार रुक के फिर से वापस देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा माइंड इस बात को एज्यूम कर रहा है कि कहीं कोरिलेशन है तो उसको कॉजेशन समझ रहा है, बट एक्चुअली कॉज कुछ और हो। तो इसीलिए स्टार्टिंग के क्लासेस में बोले थे कि रिसर्च या साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को खुद को भी छोड़ना पड़ता है, इतना तटस्थ होना पड़ता है कि कितना लॉजिकल होना पड़ता है। अब देखिए, इसमें बताइए कि कौन सा कारण हो सकता है और कौन सा परिणाम हो सकता है। अगर कारण परिणाम की बात होती है, संबंध होता है, तो दो वेरिएबल है, आश्रित चर और स्वतंत्र चर, किसके कारण चीजें होंगी, और परिणाम कौन सा, इन दोनों में से कौन सा कारण को बता रहा है और कौन सा परिणाम को बता रहा है, ये बताइए।
दोनों शायद कारण को बता रहा है। इंडिपेंडेंट भी किसी कारण से होता है, डिपेंडेंट भी। ओके, और कोई? डिपेंडेंट ज्यादा है। हाँ, डिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब कौन सा कारण है? कारण में इंडिपेंडेंट कारण होगा सर। हाँ, ये नहीं सही नहीं, जवाब। इंडिपेंडेंट कारण बता रहा और हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने कहा कि इंडिपेंडेंट कारण है और डिपेंडेंट परिणाम है, वो बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। लेकिन कारण कारण वर्ड से हम लोग बचते हैं। क्यों बचते हैं वो पिछले हम लोग देख लिए। क्योंकि कारण वर्ड का मतलब है एक संबंध स्थापित कर देना, जिससे कि हम लोग जब तक पर्याप्त हम लोग के पास एविडेंस ना हो, वो हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए कारण वर्ड से बच रहा है। लेकिन समझने के लिए सरलता से आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या है, किसी घटना को होने का कारण है। जैसे हमने उसको गाली दी तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैं कारण रहा था थप्पड़ खाने का, है ना। और वो क्या था, वो परिणाम था। तो डिपेंडेंट को आप एक तरीके से आश्रित चर, जो आश्रय है किसी परिणाम, किस पर आश्रित है? आपकी एग्जाम में सफलता या जीवन में सफलता किस पर आश्रित है? आप पर आश्रित है। या हो सकता है कि अगर आप भाग्य पर विश्वास करते हैं तो आपके भाग्य पर आश्रित हो। लेकिन आपके एफर्ट्स जो है वो तो स्वतंत्र चर है ना, वो किसी परिणाम पर आश्रित नहीं है। आप जितना एफर्ट लगाएंगे तो उसके हिसाब से परिणाम आएगा। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, भाग्य वेरिएबल को हटा करके। तो यही चीज है कि आश्रित है। जब परिणाम क्या होता है, परिणाम हमेशा किसी घटना पर आश्रित होता है या किसी चीज पर आश्रित होता है। जैसे आपकी मित्रता किसी व्यक्ति से बहुत अच्छी है, तो वो एक परिणाम है मित्रता, ठीक है। वो बहुत सारी चीजों पे आश्रित है। हम लोग जब पेपर 1 में बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म कैसे साइकोलॉजी के, मतलब सबसे अगर साइकोलॉजी के कोई नजदीक अगर रिलीजन है तो बुद्धिज्म है। और इसी कारण से बहुत सारी चीजें हैं उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड, और बुद्धिस्ट साइकोलॉजी करके एक साइकोलॉजी का ब्रांच ही अलग है, ठीक है। इसमें क्योंकि उसमें माइंड की बात की गई है, बिहेवियर की, एंगर की, बहुत सारी चीजों की बात की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। प्रिज्यूम्ड इफेक्ट क्या है भाई? यही यही चीज जो अभी हम बोले थे ना, इसी को कहते हैं प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। कि जब आप गलती कर गए, जब आपको लगा कि कोरिलेशन बराबर कॉजेशन है, तो उसको हम लोग प्रिज्यूम्ड इफेक्ट कहेंगे, इसी गलती को। ये इफेक्ट एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ फैलेसी है, या बायस है, या एरर है। और नेट के एग्जाम पे ये पसंदीदा टॉपिक है। जितने एरर्स हैं, जितने बायसेस हैं, जितने फैलेसीज हैं, आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, हर बार जो है ना, कोई ना कोई फैलेसी से, बायस से, इफेक्ट से, एरर से क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि यही वो बताता है कि आप कितनी सतर्कता से चीजों को पढ़ रहे हैं, कितनी गहराई से चीजों को पढ़ समझ रहे हैं। तभी आप जानेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्या गलत प्रोसेस है। नहीं तो ऊपर ऊपर से ऐसे जैसे नेट से वीडियो देख लेते हैं कि हाँ ये चीज है, टॉपिक पढ़ के ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। प्रिज्यूम्ड इफेक्ट तब होगा, इधर आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ये तो सही चीज है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, इसको ग्रीन टिक लगा देते हैं। ये सही चीज है। प्रिज्यूम्ड इफेक्ट क्या होगा, जब व्यक्ति समझ लेगा गलती से कि कोरिलेशन बराबर कॉजेशन होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। तो नेट के एग्जाम में जैसे जिस भाषा का हम इस्तेमाल करके आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे तो पूछा जाएगा नहीं। वहां तो बस एक टर्म रहेगा, प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। आप चीजों को जान भी रहे होंगे कि ऐसे ऐसे है, लेकिन टर्म नहीं पता होगा, आंसर नहीं दे पाइएगा। इसलिए इसको नोट करना जरूरी है कि क्या है प्रिज्यूम्ड इफेक्ट, और इसका रिवीजन भी जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, बहुत अच्छा रिसर्च मॉडल बना पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे, ना एग्जाम पास कर पाएंगे, कोई फायदा उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। क्योंकि आप उन टर्म्स के लिए अलग अलग जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। तो अब जैसे कंस्ट्रक्ट वर्ड है, इतना बार हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की चर्चा की, तो अब सबको कंस्ट्रक्ट क्लियर हो गया। डाइकोटोमी वर्ड है, इतनी बार हमने चर्चा की, सबको क्लियर हो गया। डिस्क्रीट वर्ड है, ऐसे इतनी बार हमने चर्चा की, क्लियर हो गया। वेरी कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। वैसे ही प्रिज्यूम्ड इफेक्ट भी जो है सबको क्लियर होकर एकदम माइंड में रहना चाहिए। जब हम बोले प्रिज्यूम्ड इफेक्ट, तो आगे से ये नहीं बोलेंगे कि कोरिलेशन को कॉजेशन समझ ले, आगे से ये बोलेंगे कि प्रिज्यूम्ड इफेक्ट है। तो इस तरीके से
आप लोग भी अगर आपस में डिस्कस करते हैं या नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो स्टैंडर्ड है, ताकि एग्जाम में फायदा मिले उसका। तो अब ये बताइए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, जो कारण है उसको मैनिपुलेट करेंगे तब ना परिणाम प्राप्त होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हम लोगों ने देखा, इसको क्या करता है एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो मैनिपुलेट करता है। ये एक्सपेरिमेंटर का वेरिएबल है या रिसर्चर का वेरिएबल है, उसका साथी है। एक्सपेरिमेंटर्स मैनिपुलेशन। अब जैसे हमने अगले को गाली दी, अगले ने मुझे तमाचा मार दिया। अब डिपेंड करता है कि कितने तमाचे मुझे पड़े। भागशाला बोल दिए, हो सकता है एक हल्का तमाचा पड़ गया। उसके आगे की श्रेणी का बोल दिए, इंटेंसिटी के साथ जोर का तमाचा पड़ गया। उसको उस गाली को शब्द से जो हटा करके सेंटेंस में पिरो दिया, ठीक है, 2-4 तमाचे पड़ गए। सेंटेंस से हटा के पैराग्राफ बना दिया, पूरा एकदम थोक के भाव में पड़ गया, एकदम जबरदस्त, है ना। पूरा एकदम शरीर का सारा रक्त संचार पुनः प्रवाहित हो गया, एकदम फ्रेश हो गया माइंड, एकदम पूरा जीवन में जो एडवेंचर की कमी थी दूर हो गई, ठीक है। इस तरीके से तो हम एज ए एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि हमको आउटकम कैसा चाहिए। अब ये तो एक मतलब समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हंसी मजाक की बात है। कोई व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं कि इस हिसाब से काम करेगा कि भाई हमको शरीर में थोड़ा मसाज का कमी हो गया, पैसा है नहीं तो चलो मार खाने वाला कुछ काम करते हैं, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, जान रहे हैं आप लोग। सेम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था कि इंटेंसिटी ऑफ फोल वर्ड्स, यानी गाली गलौज की इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, पिटाई की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा जाए कि क्या दोनों में कारण संबंध है, तो क्या कह सकते हैं या नहीं है, लग रहा है कि है। अंडरस्टूड सी बात है, अरे यही तो बात है कि अंडरस्टूड सी और लग रही बात को हम लोग करते ही नहीं ना रिसर्च मेथड में। जो अंडरस्टूड भी बात है, जो विजिबल भी बात है, जो दिख भी रहा है, उसको भी प्रमाण और तर्क के साथ हमें प्रस्तुत करना है। न्यूटन को दिख रहा था कि एप्पल गिर रहा है, ठीक है, जमीन पे ही गिर रहा है, सबको दिख रहा था, सबको लगा क्या ही क्वेश्चन है, क्या क्या लॉजिक क्या है, मतलब एप्पल गिर रहा है इसके ऊपर, कोई पॉइंट है इस बात को बोलने का कि एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है, पागल हो गया है न्यूटन, ये अपना अकेला दुनिया में रहता है। लोग ऐसे कर रहे थे, बट ये न्यूटन की ही देन है कि आज आप हवाई जहाज को उड़ते देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर ग्रेविटी की बात नहीं होती तो फोर्स की बात नहीं होती, फोर्स की बात नहीं होती तो आपको पता नहीं चलता कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ जो है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ विपरीत दिशा में उतना फोर्स लगाएगा तो वो अर्थ से ऊपर हो सकता है। अगर न्यूटन महोदय नहीं होते तो उड़ान की कल्पना तो लोग कर सकते हैं, लेकिन उड़ान को कैसे हासिल किया जा सकता है, फ्लाइट को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये बात संभव नहीं होती, ठीक है। सबको लग रहा था कि कुछ तो विशेष है उड़ने वाली चीजों में, कुछ विशेष नहीं है। वो इतना फोर्स जनरेट करते हैं अपने पंखों से, या फिर जो पक्षी हैं या जो भी उड़ने वाले जीव हैं, इंसेक्ट है, इतना ज्यादा फोर्स वो जनरेट करते हैं। 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू है, तो 9.8 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में वो करते हैं, तो वो या तो हवा में फ्लोट कर सकते हैं या तो ऊपर जा सकते हैं। इतनी सी ही तो बात थी। वही जो सेब जो गिरता है वो कोई फोर्स जनरेट नहीं करता है, तो उस फोर्स के कारण वो खिंचा चला आता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि डिस्पाइट ऑफ चीजें सामने दिख रही होंगी, लग रहा होगा कि हाँ ये तो साफ साफ कारण संबंध को बता रहा है, कॉजेशन को बता रहा है, कोरिलेशन तो है ही, कॉजेशन भी है, फिर भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि दिस इज द स्पिरिट ऑफ साइंस एंड वी विल वर्क इन द स्पिरिट ऑफ साइंस। तो आप लोग समझ गए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सपेरिमेंटर का मैनिपुलेशन है, और उस मैनिपुलेशन से जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। तो इससे क्या हो जा रहा है, इससे ये हो जा रहा है कि हमको पता चल रहा है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और यही पता करने का नाम ही तो रिसर्च है कि
क्या क्या चीजें कैसे काम करती है। साइंस में साइकोलॉजी के जो है जैसे 4 गोल्स होते हैं, ठीक है, 4 गोल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। साइंस के भी वही 4 गोल है, साइकोलॉजी के भी वही 4 गोल है, ठीक है। जिसमें कि एक गोल है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। तो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ परेशानी से जूझ रहा है, कुछ मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां पे हमें क्या करना होगा कि पहले तो प्रेडिक्शन भी हो, एक प्रेडिक्शन होता है और एक कंट्रोल होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। 4 गोल्स होते हैं जो साइकोलॉजी के। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या जो भी चीज चल रहा है। दूसरा डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करना। तीसरा क्या है कि प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना इन सब के हिसाब पे कि किस सिचुएशन में क्या होगा। और चौथा कंट्रोल करना। तो जब हमें अपना अलग अलग किसी भी केस में हमें 3-4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे और वेरिएबल्स को हम समझ पाएंगे और इन वेरिएबल्स के आधार पे हम लोग कोरिलेशन को देख पाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, शराबी है, ठीक है, शराब की लत उसको लगी हुई है। अब वो क्या है कि घर पे जाके डोमेस्टिक वायलेंस करता है, बच्चों को पीटता है, पत्नी को पीटता है, ठीक है, या वहां से मार पीट के पैसे छीन लेता है। पत्नी बेचारी कमा कर आती है, ये उसको मार पीट के पैसे छीन ले रहा है उसके, जो कि आमतौर पे स्लम एरियाज और ये वो चीजों में आप देखे होंगे कॉमन चीजें होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में, इस इन्वेस्टिगेशन में देखिए हमारा काम है ना कि हम लोग हर चीज को केस स्टडी के एंगल से देख सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी हम लोग सीखेंगे और वो ज्ञान सरस्वती की तरह हम लोग के कंठ के अगले हिस्से पे विराजमान होगा। तो हम लोग वैसे देखेंगे डिस्पाइट ऑफ बुक की तरह। तो हम लोग क्या करें, एक चलिए झोपड़ी का वैसा केस लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चला, आप एक काउंसलर है कि ऐसी ऐसी है, उसकी पत्नी आई कि ऐसा ऐसा है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा, मेरे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा करना चालू किया है, काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, क्या क्या वेरिएबल्स हैं उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस में। जिसमें एक सबसे बड़ा वेरिएबल है उसके हस्बैंड का ड्रंकार्ड होना, है ना, पियक्कड़ होना। तो अगर आप इस वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए उसका हस्बैंड है, आप उसी को मैनिपुलेट करेंगे ना, डी एडिक्शन सेंटर लगाएंगे, उसके पास उसको भेजेंगे या फिर उसको बुलाएंगे, उसका काउंसलिंग करेंगे। एनी हाउ उसका, अगर आपको पता चल गया कि शराब एक बड़ी समस्या है, शराब और डोमेस्टिक वायलेंस का पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है। कोरिलेशन है कि नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है आपके केस के हिसाब से, पर पॉजिटिव कोरिलेशन तो निश्चित ही निश्चित है। तो आप क्या करेंगे, शराबखोरी को कम करेंगे ताकि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाए, बस। तो मनवांछित परिणाम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई माता जी है, ठीक है, वो बहुत इनसिक्योर है, उन्होंने शादी तो कर दी किसी घर में अपने बच्चे की, पर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है कि पता नहीं मेरी बच्ची को सही से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेरी बच्ची को कष्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फीलिंग है, अटैच्ड होंगी ही बच्चे को लेके। सबको लगता है कि भाई जिसको एकदम बच्चे की तरह पाले हैं, सामने पलकों पे रखे हैं, और उसको अब एक तपोभूमि में जाके रहना पड़ रहा है, तो बड़ा दिक्कत है। अब उनको वैसा लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो उनका एक बार उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, उस मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से। अगर एक लड़की की जो मदर है, जिन्होंने बेटी की शादी की, वहां पे आप रहिए और वहां पे आप देखिए कि उनको क्या लग रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं है, वो घर में इसको कोई गुदान नहीं रहा है, उसको सास भी जो है अपना उतना अलग करती है, बेटी को अलग तरीके से ट्रीट कर रही है, बहू को अलग तरीके से ट्रीट कर रही है, हस्बैंड भी जो है भाई और फादर और इन सब के बात में ज्यादा रहता है, मेरी बेटी को मानता ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता, उसके बात को कंसिडर नहीं करता। तो अब वो क्या कर रही है, वहां से उसकी बेटी क्या है, अब क्या है कि उसकी बेटी को चाहिए परिणाम, ठीक है, उसको परिणाम क्या चाहिए कि मेरी बेटी का हैप्पीनेस हो, उसका भी कुछ बात रखी जाए, अगर घर में वो कुछ बोले, अगर वो कुछ कहें कि नहीं ऐसी चीजें हैं, तो उसका भी वैल्यू रखा जाए, उसको भी एक घर के मेंबर का दर्जा मिले। जाहिर सी बात है, मिलना ही चाहिए, हर कोई चाहता है। तो इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए तो वो कहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है, किस वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रही है, वो बेटी से वहां घर के डोमेन को मैनिपुलेट करवा रही है। वो बोल रही है, गाइड कर रही है, अच्छा गाइड कर रही है, खराब कर रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बता रही है जो भी उनको लग रहा है कि बेटा ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। अब अगर पॉजिटिव वे में गाइड आएगा तो क्या होगा कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, है ना, वो चीज उनको मिल जाएगा।
और अगर मदर का जो है एटीट्यूड नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज्यादा परेशानी हो जाएगी कि अगले को भी लगा कि भाई मेरे गृहस्थी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो आप मदर हो। मेरा मतलब लड़के को जिस दिन ये लग गया कि भाई मेरा घर मेरे ससुराल से रिमोट कंट्रोल होके चल रहा है, उस दिन से तो भाई वो तो फिर उसका जो रूप हो जाएगा ना, वो तो उसका क्रोध और उसका सीमा नहीं रहेगा कि भाई ये क्या है, मतलब हम सही से कर रहे हैं, आप दो ये तरीका होता है बट आप रिमोट कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के इस केस को हम लोग देखते हैं जहां भी वेरिएबल है। कोई भी आप केस देखो, आप वहां पे वेरिएबल देख सकते हो। रियल लाइफ में आप केस देखो, कहीं स्टेशन पे बैठे हो, कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी इवेंट हो, 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाओ और देखो वहां पे कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कहाँ से मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्या रिजल्ट प्राप्त किया जा रहा है। तो ऐसे आप तटस्थ वे में, तो इससे क्या हो जाएगा सर, ऐसा करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, आप अपने ज्ञान का प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। हम ये नहीं करेंगे जाके मैनिपुलेट करो और वहां पे जाके ये करना लगो। ऑब्जर्व करो, देखो, अपनी थ्योरीज का प्रैक्टिस करो जो किताबों में है। जो कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप कहीं पे खड़े भी रहेंगे, बैठे भी रहेंगे, अकेले भी बैठे हुए, तो आप इतना ज्यादा अप्लाइड विषय है ना कि हर जगह पे आप इसको विजुअलाइज करके चीजों को सीख सकते हैं। तो इससे चीजें इतनी बार रिपीट हो जाती है कि ये चीजें आपका स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है। और जब नेचर बन जाता है तो उसके बाद आप चाहे जितना बार नेट एग्जाम दीजिए, हर बार रिजल्ट आएगा, उसमें कोई वही चीज नहीं। पर ये कहते हैं, आप लोग एक सुने हो कि शक्ति अक्सर व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और भ्रष्ट करने के बाद फिर उसको कुछ हासिल नहीं होता है। तो इस चीज से बचना है। कई लोग साइकोलॉजी पढ़ के सोचते हैं कि हाँ भाई हम तो मैनिपुलेट कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। कुछ विद्याएं हमको, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, विद्या एक बहुत पवित्र चीज है। जिस भी व्यक्ति ने इसका दुरुपयोग किया है उसको कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा मुसीबत में ही पड़ गया। तो हम लोग देखते हैं कि हमने पूरा का पूरा वेरिएबल को समझ लिया। तो आप लोगों का टास्क ये है कि जैसे हमने आज 2-3 सिचुएशन डिस्कस किया वेरिएबल्स के ऊपर, 2-2 सिचुएशन हम आप लोगों से सेम ऐसे ही केस के वे में सुनेंगे, जो बुकिश नहीं हो, जो रियल लाइफ में हो, एकदम कहानी के जैसे हो, नॉर्मल एक्सपीरियंस के जैसे हो, ताकि हमको पता चले कि कैसे आप अपने पढ़ाई या इस अनुभव को वहां पे जो प्रेजेंट है उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि तटस्थ होकर के। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क है। कल का जो क्लास होगा उस क्लास में हम सबको यही मौका दिया जाएगा और सबको ऐसे करके बताना होगा इस तरीके से कि क्या अपने से अपना स्टोरी सुनाइए, मतलब एकदम फ्रीली। उसमें जहाँ जो कुछ होगा वो फिर बाकी डिस्कशन में हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए कि आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो कि वो वेरिएबल खट से देख सके, खट से पहचान सके। अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टेक्स्ट हो, अगर पैराग्राफ दिया गया, क्योंकि आप जब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में चीजों को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम के एक पैराग्राफ में उसको देख करके जवाब देना कोई बिग डील नहीं रहता आपके लिए, जो रियल बात है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग